कभी कभी जिंदगी में हम कविता सुनाने जाते हैं और लौटते हैं एक कहानी लेकर। एक ऐसा न्योता जिसने एक कवि को हंसाया भी, रुलाया भी और शायद थोड़ा बदल भी दिया। प्रस्तुत है एक हल्की फुल्की व्यंग्यात्मक कविता, न्योता। अचानक एक बार एक कवि सम्मेलन से मुझे कविता कहने का न्योता आया। इनविटेशन पाकर मैं जरा चकराया, पर मन ही मन में फूला नहीं समाया। फिर मूड देखकर अच्छा मैंने मैडम को बताया। सुनकर वह बोली, गलती से बुलाया लगता है, आयोजकों का या फिर अंत समय आया लगता है। फिजूल में अपना और तुम्हारा समय बर्बाद करेंगी। जब जब जख्मों से दर्द उठेगा तुम्हें याद करेंगे। और तुम क्या जाने का प्रोग्राम बना रहे हो? मेरी फटकार काफी नहीं क्या, जो पब्लिक से पिटने का प्लान बना रहे हो? रहने दो, कोई जाने की जरूरत नहीं। घर पर ही भले हो तुम, स्टेज पर चढ़कर दिखाने वाली तो तुम्हारी सूरत नहीं। मैंने विनती कर कहा, प्लीज एक बार तो भाग लेने जाने ही दो। अब न्योता आ ही गया है तो एक बार मुझे जाकर अपनी कविता सुनाने ही दो। आखिर मान गई वह, और मैं बेसब्री से इंतजार करने लगा। अपने राम को डी डे के लिए तैयार करने लगा। मुझे डर लगने लगा कि कहीं बुखार ही ना हो जाए। बीवी ने आत्म संयम के कई टोटके बताए, पर सब के सब बेअसर ही लगने लगे। मैंने कहा, अब तो कन्हैया ही शायद नैया पार लगाए। घंटों आईने के सामने रिहर्सल करता, रह रहकर अपना हौसला बढ़ाता, पर अनहोनी से डरता। निमंत्रण की खुशी को मैं समेट नहीं पाया। जा जाकर मैंने सब मित्रों संबंधियों को बताया, समय निकालने के लिए आग्रह किया और सम्मेलन में कविता सुनने के लिए बुलाया। हालांकि बीवी ने मुझे अपने ओछेपन पर काबू पाने को कहा, पर उसका कोई इशारा मुझे समझ नहीं आया। पूर्व संध्या पर मेरे हाथ पैर फूलने लगे, ओंठ खुश्क होने लगे और अंतरे भूलने लगे। रात भर मैं ठीक से सो न सका। सुबह उठा मैं सरदर्द लिए और कुछ थका थका। मुझे देखकर पत्नी बोली, ऐसी रोनी सूरत लेकर यदि जाओगे तो निश्चय ही पिट कर आओगे। मैंने अपनी बेचैनी छिपाते हुए कहा, अभी नहाते ही देखना कैसा चुस्त नजर आऊंगा। शादी वाला सूट निकाल दो, वो ही पहन कर जाऊंगा। वह बोली, अच्छा, कभी सोने से पहले भी नहा लिया करो। अपनी चुस्ती का प्रदर्शन कभी घर पर भी किया करो। और तुम तो हो गए हो बावले, गरम सूट पहनने को क्यों हो उतावले। कभी कोई सूट बूट पहनकर भी हिंदी कविता सम्मेलन में जाता है। हिंदी का कवि तो फटीचर ही नजर आता है, और ऐसा ही तुम्हें दिखाई देना चाहिए। फटे हाल नजर आकर दुनिया का मन जीत लेना चाहिए। कवि सम्मेलन और फैशन शो में बड़ा फर्क होता है। फैशन शो में पैसे और मशहूरी मिलती है, जहां वहां कवि के घर का बेड़ा गर्क होता है। गरम सूट एक ही है तुम्हारे पास, मेरे घर वालों ने दिया है। अपनी कमाई से तो तुमने नाइट सूट ही लिया है। कपड़े फाड़ने पर यदि पब्लिक आ गई तो पछताओगे। एक ही सूट है तुम्हारे पास, उससे भी जाओगे।
मैंने कहा छोड़ो मजाक मत करो, अपने पति के हुनर की तुम तो कदर करो। वह बोली, कदर नहीं चिंता कहो चिंता, और चिंता ही करती हूँ, तभी तो बता रही हूँ, लोगों के मिजाज का तुम्हें ध्यान दिला रही हूँ। नाइट सूट पर तुम कंबल ओढ़कर जा सकते हो, अंडों की मार से बचने के लिए सर पर हेलमेट लगा सकते हो। सूट पहन कर जाओगे तो लोग उम्मीद भी ज्यादा करेंगे, निराश करोगे यदि तो टाई से पकड़कर दो हाथ धरेंगे। पर नाइट सूट और कंबल में जो कवि स्टेज पर जाएगा, वह तो बिना कुछ कहे ही लोगों को हंसाएगा। उस पर हेलमेट तो गहरा असर करेगी, सबका मन वैसे ही जीत लेगी। माना निमंत्रण निमति तुम्हारी मारी है, कविता सुनाने की तुम्हें बेकरारी है, लेकिन तुम्हारी घरवाली तो शुभचिंतक तुम्हारी है। हमें तो तुम्हारी जान बड़ी प्यारी है, तुम्हारी सलामती तो जिंदगी हमारी है। कैसे भी हो, घर का खर्चा तो चलाते हो, लिखते हो कविता तो क्या, जाकर औरों को ही तो सुनाते हो। खैर, मजाक करते करते शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, मुझे स्टेज का खौफ रह रहकर सताने लगा। इत्र, खुशबू लगाए, सूट बूट पहने, मैं पहुंचा सम्मेलन में अपनी भी कुछ कहने। साथ मित्रों और बंधुओं की बारात ले गया, वाह वाह करने के लिए रेडीमेड जमात ले गया। सबके नाम पुकारे जाते रहे, कवि जा जाकर स्टेज पर अपनी कविता सुनाते रहे। सर्दी में बैठा बैठा मैं सुन हो गया, मेरा नाम पुकारे बिना ही कवि सम्मेलन संपन्न हो गया। मैं गुस्से में जल उठा, सीधा आयोजक के पास गया, जो बैठा गप लड़ा रहा था, सम्मेलन की हुई कमाई का हिसाब लगा रहा था। मैंने कहा, जीव आदमी हो तो मुझे अवसर नहीं देना था यदि, तो बुलाने का मतलब क्या है? एक शरीफ इंसान की खिल्ली उड़ाने का मतलब क्या है? उसने अपने पैसे संभाले और मुझसे बोला, साले, तुम ही तो पिछले 6 महीने से मेरा सर खाते रहे हो, मौके के लिए अनुरोध करते रहे हो और वक्त बेवक्त फोन लगाते रहे हो। नहीं मिला मौका तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है, अभी तो सही सलामत तुम्हारा सूट पड़ा है। आते रहो, कभी तो तुमसे तुम्हारी कविता पढ़वा देंगे, इस बार नहीं तो अगली बार तुम्हारा सूट फड़वा देंगे। हम तो इसलिए अतिरिक्त कवियों को बुला लेते हैं कि यदि किसी कारणवश कोई कवि बाहर से ना आ सके, तो कुछ पल के लिए तो कोई फालतू ही जनता का मन बहला सके, कविता से ना सही शक्ल से ही पब्लिक को थोड़ा हंसा सके। पर तुम क्यों हो रहे उदास हो? क्या हो तुम? तुलसीदास, कालिदास की वाकई सूरदास हो? एक दो तुके बेतुके छंद लिख करके तो कोई कवि नहीं बन जाता, पर तुम जैसे बेवकूफों का उम्र भर ओछापन नहीं जाता। कौन जानता है तुम्हें? शुक्र करो हमने बुला तो लिया, वरना बिना टिकट तुम्हें कोई घुसने भी न देता। कविता कहनी तो दूर, स्टेज के आसपास तुम्हें फटकने ना देता। आ जाते हैं न जाने कहां कहां से, सूट बूट पहनकर, टाई लगाकर, दूल्हे राजा बन, जुल्फें बना। कविता कहने की बात तो छोड़ो, पहले कवि दिखना तो जानो, कैसा हुलिया पसंद करते हैं लोग, पहले यह तो पहचानो। सूट बूट पहनकर कविता क्या खाक सुनाओगे? टमाटरों अंडों के डर से कविता की पंक्तियां ही भूल जाओगे। अरे मजा हुआ कवि तो फटे पुराने कपड़ों में आता है, पब्लिक कुछ भी फेंके, वह तो बेधड़क कविता सुनाता है। न कपड़े फटने का डर होता हो उसे, और न ही गंदे होने का, ना ही फिक्र होता है उसे कोई मान प्रतिष्ठा खोने का। तुम तो कवि कम और हीरो ज्यादा दिखाई देते हो, अनेक अफलातून कवियों में से एक कम
और 0 ज़्यादा दिखाई देते हो। जाओ जाकर घर अपना सूट उतारो, दाढ़ी बढ़ाओ, थोड़ा हुलिया बिगाड़ो। किराए पर लाए हो सूट तो 1 दिन का किराया भर दो। कवि बनने के सपने को दफन कर दो। हर किसी का यहाँ सिक्का नहीं चलता, मायूसी के सिवा यहाँ कुछ नहीं मिलता। ख्याति के स्तर तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, अधिकतर कवि तो गुमनाम ही मर जाते हैं। मैं रुआंसा सा मुंह लेकर स्टेज से उतरा। मेरे हमदर्द मुझे समझाने लगे, प्रोत्साहित करने लगे मुझे, और बहुत से बुरे समय से निपटने के गुर बताने लगे। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि हर ईंट के नीचे से आजकल कवि निकल रहा है। शुक्र करो, रद्दी का भाव बहुत अच्छा चल रहा है। हिम्मत करो, थोड़ा होश संभालो, करके मन को पक्का तुम भी पैसे बना लो। अपनी सब रचनाओं को रद्दी में बेच डालो। मैंने कहा, हर जगह सिफारिश ही चलती है। पहले नहीं जाना मैंने, मेरी ही गलती है। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया और बाय। बस इतना कहकर मैं घर की ओर चल दिया, डूबते आत्मविश्वास को माँ की गोदी में सुनी कहानियों से बल दिया। दरवाजे पर आ दस्तक दी, आंखें मलते मलते बीवी ने दरवाजा खोला, अंगड़ाई ली और मेरे चेहरे पर तैरते हुए भावों को टटोला। बोली, कपड़े भी नहीं फटे और चेहरा भी नहीं है खिला, लगता है कविता कहने का तुम्हें वहां मौका ही नहीं मिला। मैंने मुख ऊपर उठाया, भीगी आंखों से यत्न कर मैं मुस्कुराया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, मेरे गले में बाहें डालकर बोली, छोड़ो कविता का पीछा मारो गोली। कवि जी, मरीज हो तुम, माना कविता का रहता तुम्हें बुखार है। लल्लू हो तुम, भोले हो, और मुझे तुम्हारे भोलेपन से ही प्यार है। नहीं चाहता कोई सुनना यदि तो गम न करो, भूल जाओ। चलो आज अपनी कविता अपनी डार्लिंग को ही सुनाओ। सहानुभूति से प्रेरित थी वो, न जाने कि दया से गाल उसके लाल हो रहे थे हया से। ओंठ उसके आतुर थे, मन अधीर था, आज उसकी भी आंखों में मेरे लिए बह रहा नीर था। और ओंठ नर्म उसने मेरे होंठों पर धर दिए, अपने शब्दों को नए अर्थ, उमंगों को कलरव स्वर दिए। गीली पलकों पर कविता तारों सी झिलमिलाने लगी, और उसकी हर अदा में मुझे एक नई कविता नजर आने लगी। तालियां हमें कविता की गहराई नहीं बताती, और खामोशी हमेशा अस्वीकृति नहीं होती। कभी कभी जिंदगी की सबसे सुंदर कविताएं मंच से उतरने के बाद ही जन्म लेती हैं।